हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का जो CSA 4 डे फ्रेंचाइज सीरीज़ का मैच है वॉरियर्स और लायंस के बीच में, उसके बारे में। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको समझ में आए, उसको इग्नोर करना। तो ये मैच होने जा रहा है सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ में। अभी तक तो CSA के जितने भी मैचेस हमने खेले हैं काफ़ी अच्छा गया है। मतलब बुरा तो एक भी मैच गया नहीं है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने विन भी करा है। लेकिन क्या होता है कि इन मैचों में, क्योंकि 2 इनिंग्स के मैचेस होते हैं, बॉलर्स का प्रेडिक्शन आप फिर भी सही से कर सकते हैं। सही है। मतलब बॉलर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, पिच को देखकर आप वो आइडिया कर सकते हैं। लेकिन बैट्समैनों के बारे में ही थोड़ा इशू हो जाता है कि कौन से बैट्समैन लेने हैं कौन से नहीं। हो सकता है कि कोई एक बैट्समैन एक इनिंग्स में फ्लॉप हो जाए, लेकिन तब भी आप शांत नहीं रह सकते क्योंकि उसके बाद दूसरा इनिंग्स उनको फिर से मौका मिलेगा। तो यही एक चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो बैट्समैनों के मामले में ही थोड़ा सा आपका लक जो है आपको चलाना पड़ता है। बाकी ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बॉलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो टीम फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, वो सब तो आप एनालिसिस के बेसिस पर कर ही सकते हैं। ये सब आप लोग समझ ही चुके होंगे आई होप अभी तक। तो पिछले सीज़न की बात करें तो लायंस चैंपियन रही है। हालांकि टूर्नामेंट पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन जिस स्टेज में ख़त्म हुआ था वहाँ तक वो फर्स्ट पोजीशन पे थे, तो इसीलिए उनको चैंपियन घोषित कर दिया गया था। कोविड आउटब्रेक के वजह से वो टूर्नामेंट पूरा ख़त्म नहीं हुआ था पिछले साल। वॉरियर्स है तीसरे स्थान पर। ठीक है। हेड टू मैच की बातें करें तो वॉरियर्स और लायंस दोनों ही बराबरी पर अभी चल रही है और एक मैच हुआ है टाई। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो ये वॉरियर्स का होम ग्राउंड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 2 सीज़न में जो 3 सीज़न में जो 7 मैचेस हुए हैं, उनमें से जो 6 मैचेस कंप्लीट हुए हैं अभी तक वॉरियर्स जीते ही हैं। ठीक है। इस सीज़न में भी एक मैच हो चुका है, वहाँ पर भी उनके खाते में हार ही आई है। तो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड वॉरियर्स का बिल्कुल भी सही नहीं गया है अभी तक। तो वेदर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो कि पिछले सीज़न में अच्छा करके आए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हो। डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। वैसे ये फिक्सचर कुछ ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा नहीं है। अगर आपने यहाँ पर भी नोटिस करी होगी ना, तो आपको दिखेगा कि दोनों ही टीमों के पास बहुत बड़े बड़े कोई स्कोरर्स नहीं हैं। ठीक है। आप और जो थे वो तो अवेलेबल नहीं है, जाहिर सी बात है। जिनमें से राशि वैंडर डसन का आप नाम देख सकते हैं, 76 का औसत इनका था। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखेंगे 44, 33, 34। ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 नाम दिखेंगे जिनका 50 का औसत रहा है, बाकी 30, 25, 35 ऐसा ही। लेकिन बॉलिंग के मामले में दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे बॉलर्स रहे हैं, जैसे कि यहाँ से स्मर्ट्स, सिपामला, ग्लेंटन स्टोमन, यहाँ से सिबोटो, फॉर्चून होगन और भी कोई होंगे। लेकिन बैटिंग में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुरा है। ठीक है। बैटिंग ठीक ठाक है, हो सकता है एज ए यूनिट वो 300 साढ़े 300 रन बना दे ऑन एन एवरेज। लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी होती है, और जैसे कि आपको पता है कि 4 डे मैचेस को अगर आपको जीतना है, ठीक है, तो आपकी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, और वो इन दोनों टीमों के पास है। और लायन की थोड़ी सी बेटर रही है बॉलिंग भी और बैटिंग भी, इसीलिए वो पहले स्थान पर रहे थे। और वॉरियर्स भी टॉप हाफ में ख़त्म करने में सक्षम रहे थे पिछले सीजन में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा जब हम हेड टू हेड मैचेस की बातें करेंगे। लेस स्कोरिंग इनकाउंटर्स रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में। कुछ मैचेस पर्टिकुलरली कुछ ग्राउंड्स पे अगर मैं बताऊंगा तो रन्स बने हैं, 400 450 तक बने हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे स्कोर्स काफ़ी कम बने हैं इस पिक्चर में। आप नोटिस करते रहो तो आपको दिखेगा लायंस ने यहाँ पर एक मैच जो हुआ था, पिछला जो आखिरी मैच जो हुआ था, 152 बनाया था। ये कुछ परफॉर्मर्स है, परफॉर्मेंस को आप गोली मारो, आप रन्स को देखते जाओ सिर्फ। 4 विकेट किसी बॉलर का। वॉरियर्स की बैटिंग बहुत खास नहीं हुई। 4 विकेट यहाँ पर मल्डर का था, मल्डर के पास था। उसके बाद फिर से लो स्कोरिंग, 4 विकेट यहाँ पर। उसके बाद 165 का टारगेट था, 64 का टारगेट था, उसको भी क्रॉस करने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। और फिर से किसी बॉलर का यहाँ पर 4 विकेट रहा है। तो आप स्कोर देख सकते हो, ये जो आखिरी मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, बहुत ज़्यादा बने नहीं थे रन्स। अगला मैच ये हुआ था पॉच में, पॉचेस्ट्रूम में जो होता है, यहाँ पर थोड़े रन क्योंकि बनते हैं तो यहाँ पर बने भी थे। तो 440 बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चलिए बना था। एक शतक, 2 शतक यहाँ पर बना था, और वो भी निचले पायदान के जो बैट्समैन हैं, बियॉन फॉर्चून, डेरानो पॉटगाइटर, दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप हैं। तो दोनों ने यहाँ पर शतक लगाया था। उसके बाद फिर से किसी बॉलर का 5 विकेट, 403। ऐसा नहीं किसी ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है, सब ने कंट्रीब्यूट करा है। और नीचे वाले जो बल्लेबाज हैं, स्पेशली बॉलर्स जो हैं, चाहे वो मगाला हो, केबर हो, इन्होंने यहाँ पर रन बनाए थे। उसके बाद फिर से आपको बॉलर्स का परफॉर्मेंस दिख जाएगा। उसके बाद 292 फॉर 9, फिर से किसी का शतक आया था यहाँ पे, और आखिरी इनिंग्स पे 245। बॉलर्स का आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद पोर्ट एलिजाबेथ में, मतलब ये जो आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे भिड़े थे, यहाँ पे रन थोड़ा सा बना था, लेकिन 345 बना था।
बहुत बड़ा टोटल किसी के नहीं था, लेकिन सभी ने अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूट करा हुआ था। बॉलर्स के यहाँ पर ही बंचेस में विकेट रहे हैं। उसके बाद लायंस ने यहाँ पर बनाया 470, वैंडरबर्ग का शतक था और भी किसी ने कंट्रीब्यूट करा हुआ था। राशिद वैंडरडसन जो अभी साउथ अफ्रीकन टीम में खेलते हैं, इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस सेक्शन में, काफ़ी अच्छे स्कोर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है तो जाने देते हैं। उसके बाद फिर से एक लो स्कोरिंग इनिंग्स और यहाँ पर रन जो है चेज़ हो गया। अच्छा, इस पोर्ट एलिजाबेथ के मैदान के बारे में मुझे कुछ चीज़ तो आगे जब मैं ग्राउंड के एनालिसिस करूँगा तब तो बताऊँगा ही, लेकिन अभी के लिए आप एक चीज़ नोटिस करो। देखिए, पहले 2 इनिंग्स में रन्स बने हैं, ठीक है, और लेकिन ये कंसिस्टेंटली नहीं बनता है यहाँ पर, मतलब हर मैच पे ही आपको ऐसे रन्स बनते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बॉलरों में से पेसर्स का तो विकेट है ही, साथ में स्पिनर्स का भी यहाँ पर कुछ कुछ रोल रहा है, और जैसे जैसे मैच आगे निकलता जाता है स्पिनर्स के लिए मतलब चीज़ें और भी आसान होती जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आगे मैं बताऊंगा जब ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, देखते रहो फिर। उसके बाद एक और मैच और फिर से देखिए लो स्कोरिंग बाकी सारे इनिंग्स, और बॉलर्स का परफॉर्मेंस भी आप यहाँ से देख सकते हो। मैं पूरी पूरी तरह से डिक्टेट नहीं करवा रहा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, आप नोटिस कर सकते हैं। और ये जो मैच हुआ था ये हुआ था जोहानिसबर्ग में, और यहाँ पर भी थोड़े रन्स बने थे। 503 यहाँ पर बना था, जहाँ पर मोर स्मर्ट्स के शतक थे। उसके बाद 348, उसके बाद धीरे धीरे रन्स और कम होते गए। तो ये है इस फिक्सचर के बारे में कि रन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, ठीक है। आपने कई मैचों में यहाँ पे 200 के नीचे भी, कई इनिंग्स में यहाँ पे 200 के नीचे भी स्कोर बनते हुए देखा है। कुछ इनिंग्स आए हैं जहाँ पर 450, 500 जैसे कि यहाँ पर बना था जोहानिसबर्ग में। पोर्ट एलिजाबेथ में एक इनिंग्स में हमने देखा 400 के ऊपर रन बने, तो ऐसा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोर्स यहाँ पे नहीं बने हैं। और एक और चीज़ जो कंसिस्टेंट है, ये आपने नोटिस करी होगी कि बहुत कम ही इनिंग्स यहाँ आए हैं जहाँ पर टीम ने मतलब बहुत ज़्यादा रन बना के कोई डिक्लेरेशन दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 199 फॉर 4 था, मतलब टाइम ख़त्म हो रहा था इसीलिए डिक्लेयर देना पड़ा, नहीं तो ये डिक्लेयर देने लायक स्कोर था नहीं। यहाँ पर एक टोटल था जो डिक्लेयर किया था 503। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा 470 जहाँ पर डिक्लेरेशन किया था। यहाँ पर भी सेम रीज़न की वजह से ही डिक्लेयर किया था, टाइम ख़त्म हो रहा था इसीलिए। तो आपको 2 ऐसे इनिंग्स देखने को मिले हैं जो टोटल 5 मैचेस, टोटल 20 इनिंग्स हैं उनमें से, जहाँ पे जेन्युइनली रन्स काफ़ी बने थे और इसी कारण की वजह से डिक्लेरेशन देना पड़ा था। बाकी 2 और बार डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन वो टाइम ख़त्म होने की वजह से रन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इससे आपको ये तो समझ आ रहा है कि इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा रन्स बनते नहीं हैं, लेकिन रिजल्ट जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ पर आया है। सिर्फ ये वाला जो मैच था, ये जो आखिरी मैच था यहाँ पे जोहानिसबर्ग में जो हुआ था, इसको छोड़ के हर मैच पे रिजल्ट आया है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बॉलर्स यहाँ पे दोनों ही तरफ से विकेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए टोटल 20 इनिंग्स में 2 इनिंग्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर रन ज़्यादा होने की वजह से डिक्लेयर देना पड़ा। मतलब 90% इनिंग्स में तो यहाँ पर बॉलर्स विकेट निकाल रहे हैं, चाहे बैट्समैन रन बनाए या नहीं बनाए, सही है। अच्छा, हेड टू मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो वॉरियर्स के होकर आपको एडी मोर का नाम दिख जाएगा, बहुत खास तो नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट स्कोरर रहे हैं और एक शतक ही है इनके खाते में वैसे। और उसके बाद सिनथिम्बा कुएशल, अभी इनके बारे में जो 2 साल से मोमेंटम वनडे का फॉलो कर रहे थे हमारे चैनल से या फिर किसी भी चैनल से, उनको इनके बारे में पता होगा। ये साउथ अफ्रीकन टीम में भी एक आध बार खेल चुके हैं, लेकिन पिछले सीज़न से थोड़ा सा आउट ऑफ टच नज़र आए थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आगे इनका फॉर्म क्या चल रहा है वो तो मैं दिखाऊंगा ही। लायंस की तरफ से कोई नाम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इनकी टीम में बैटिंग ऑर्डर में, और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इनके इंटरनेशनल सर्किट में चले गए हैं, तो नाम उस तरह से किसी का नहीं है। बॉलिंग में वॉरियर्स की तरफ से किसी का नाम नहीं है क्योंकि इनके भी वही हालत है, बॉलिंग में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। लायंस की तरफ से जो अवेलेबल हैं उनमें से मालूसी सिबोटो और विलम मुल्डर का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा विद गुड एवरेजेस। अभी आता है ग्राउंड में, हेड टू हेड में क्या हुआ है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने आई होप देख लिया होगा। बैट्समैन आप चाहे किसी को भी रखो, मतलब किसी को भी, मतलब बैट्समैन चाहे आपकी टीम में चले या नहीं चले, बॉलर्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, सही है। अच्छा, ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये है आखिरी मैच जो इसी सीज़न में हुआ था वॉरियर्स ने, जैसा मैंने आपको बताया कि इस सीज़न में वो एक मैच खेल चुके थे जहाँ पर वो हारे थे टाइटन से। तो रन्स देखो 231, पेसर्स के फर्स्ट इनिंग्स में 10, उसके बाद 293, ये सारे ही पेसर्स हैं, सिर्फ एंटुली जो है ये स्पिनर है। उसके बाद तीसरे इनिंग में रन देखिए 124, पेसर्स के 2, और यहाँ पर तबरेज शामची खेल रहे थे जिन्होंने यहाँ पर निकाला था 8 विकेट, सही है, और टाइटन्स ने यहाँ पर चेस कर लिया। वॉरियर्स का जो आपने देखा ना कि इस ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और पिछले 3 सीज़न में एक भी मैच जो जीत नहीं पाए हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है
कि जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है, देखिए मैं आपको बार बार यही बहुत बार कह चुका हूँ कि 4 डे मैचेस हो या टेस्ट मैचेस हो, अगर आपको जीतना है तो विकेट्स निकालने पड़ेंगे। इस ग्राउंड में तीसरे चौथे दिन में विकेट निकालने के लिए ना आपके पास स्पिनर्स की ज़रूरत होती है। ये ग्राउंड पहले 1-2 दिन में रन्स बन सकते हैं, हर बार बनते नहीं हैं लेकिन बनाए जा सकते हैं। पेसर्स का चलता है पहले 1-2 दिन में, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है ना, पिच बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और जो स्पिनर शायद आपको 1-2 ढाई दिन तक देखने को नहीं मिले, वो आपके लिए मतलब आग उगलने लगते हैं आखिर के 1.5 दिन 2 दिन में। ठीक है, ऑफकोर्स क्वालिटी वाले स्पिनर होने चाहिए, किसी को भी आप स्पिन बॉलिंग के डाल दोगे और वो विकेट निकाल लेगा ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो इस मैच पर आप देख सकते हैं पहले इनिंग्स में कोई भी स्पिनर नहीं था, इंक्लूडिंग तबरेज शामसी भी नहीं थे। दूसरे इनिंग में सिर्फ तबरेज शामसी थे। ठीक है, वॉरियर्स की तरफ से फिर भी उन्होंने एंटुडी और जॉन स्मर्ट्स से बॉलिंग करवाई थी, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं था। उन्होंने विकेट तो निकाले थे लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अगला मैच देखते हैं। ये भी टाइटन से ही हुआ था। यहाँ पर 364 बना था। ठीक है, पेसर्स के साथ लेग स्पिनर मतलब तबरेज शामसी फिर से यहाँ पर टाइटन्स के होकर खेल रहे थे। 343, देखिए रन थोड़े से कम बने फर्स्ट इनिंग्स की तुलना में। यहाँ पर कोई लेग स्पिनर खेल रहे थे जिनके 5 विकेट्स थे। उसके बाद 260, माफ़ करना, तो यहाँ पर फिर से आपको दिखेगा कि दूसरे दिन में भी पेसरों का ही रोल ज़्यादा रहा, लेकिन जॉन स्मर्ट्स जो स्पिनर हैं उनके यहाँ पर विकेट्स आए। जॉन स्मर्ट्स एक लौते स्पिनर के तौर पे ओवर द ईयर्स खेलते आए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े वाले स्पिनर तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक तो थे। अच्छा, तीसरे दिन में नोटिस करो, तीसरे इनिंग्स में और तीसरे दिन में भी वारियर्स ने बनाया 260, फिर से तबड़े शामसी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, और टाइटन्स ने यहाँ पर चेस कर लिया उसको स्पिनर ना रहने की वजह से, और रन भी यहाँ पर काफ़ी कम था, तो चेस नहीं हुआ, ड्रॉ हुआ था यहाँ पर मैच, तो 104 पर 3। ठीक है, अगला मैच देखते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रन नहीं बन रहे हैं, 266 बना। ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाला। वॉरियर्स ने भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया, ये कुछ बैट्समैन थे। स्पिनर्स के 3 विकेट। कोबरा की टीम में स्पिनर मतलब डेन पायट खेलते थे, जॉर्ज लिंडे जैसे बॉलर्स थे वहाँ पे। उसके बाद तीसरे इनिंग्स में देखिए, तीसरे दिन में आते आते भी यहाँ पर 403 रन बना गई कोबरा की टीम। सेम चीज़ जब वॉरियर्स के सामने हुआ, जब सामने वाली टीम के पास अच्छे स्पिनर थे, तो रन यहाँ पर बना 260 पर ऑल आउट। और यहाँ पर अगर वो डिक्लेयर नहीं थे तो शायद और भी ज़्यादा रन बन जाते। और आखिरी इनिंग्स पर 380 रन बने, मतलब आखिरी दिन तक यहाँ पर बैटिंग हो रहा है अच्छी खासी। ठीक है, लेकिन विकेट्स निकाला किसने? डेन पाइट, जो इनके ओवर द ईयर्स काफ़ी मतलब ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले स्पिनर रहे थे केप कोबरास के होकर लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, उन्होंने अकेले यहाँ पर 8 विकेट निकाला था। रन्स किसी ने बनाए होंगे, रन्स यहाँ पर बने भी, लेकिन विकेट्स निकल रहे हैं। ठीक है, अगला मैच देखते हैं। यहाँ पर 279 बना था, जो ये बॉलर्स थे विकेट निकाला था उन्होंने। वारियर्स ने बनाया 457, ये कुछ बैट्समैन थे, आगे मैं समराइज़ करवा दूंगा, टेंशन ना लो। तो पेसर्स के ही यहाँ पर रहे थे। और नाइट्स की टीम थी जिनके पास स्पिनर यहाँ पे नहीं थे। नाइट्स की टीम ने पिछले सीज़न से शॉन वॉर्नबर्ग को ऐड किया था अपने टीम में, लेकिन उसके पहले तक उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स नहीं थे। तो वॉरियर्स ने भी यहाँ पर मज़े से रन बनाया, और वॉरियर्स की बॉलिंग तो यहाँ पर हमेशा ही कुटती है, तो यहाँ पर भी कुटी गई। और आखिरी जो मैच ये हुआ था लायंस से, जो आपने ऊपर देखा कि जो लायंस जीती थी। हालांकि इनके पास भी कोई स्पिनर्स तो नहीं थे, लेकिन चलिए फिर भी काम हो गया था। यहाँ पर सिबोटो का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा दूसरे इनिंग्स पर, और यही कुछ चीज़ें हैं। तो ये है कहानी इस ग्राउंड के बारे में। देखिए रन्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 400 450 तक तो बने हैं, हो सकता है कंसिस्टेंटली नहीं बने हैं, लेकिन बनाए जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कोर्स आपको बैट्समैनों के, बॉलर्स की बात करें तो पहले 2 दिन तक तो फिर भी चलिए पेसर्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स के लिए हेल्प मिलता है। लेकिन आपके पास सही स्पिनर भी होने चाहिए। हमने देखा है ताबड़े शामसी ने 2 मैच खेला और दोनों में ही भर भर के विकेट निकाले। डेन पाइट का मैंने बताया आपको, लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक स्पिनर नहीं हो तो विकेट्स नहीं निकलेंगे। हो सकता है विकेट्स निकले लेकिन रन्स भी काफ़ी पड़ जाएँ, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सही है। बाकी रनों की बात करें तो डे 4 तक तो रन यहाँ पर बन जाते हैं, ये हम देख ही सकते हैं। उस तरह से बैटिंग कोलैप्स भी नहीं और उस तरह से बैटिंग डोमिनेशन भी नहीं, तो एक मीडियोकर तरीके से आप कह सकते हैं रन्स यहाँ पर बन जाते हैं। विकेट्स लेकिन हमेशा गिर रहे हैं। पहले 1-2 दिन में पेसर्स निकालते हैं, आखिरी 1.5-2 दिन में स्पिनर्स का रोल आता है। सही है। अच्छा,
ग्राउंड में बात करें तो यहाँ पर भी दो नाम आपको फिर से दिख जाएंगे, एडी मोर और सीने क्वेश्चन। एडी मोर मतलब हर फॉर्मेट के क्रिकेट में ही ये इनका होम ग्राउंड है, चाहे वो 4 डे मैचेस खेले फ्रेंचाइज क्रिकेट में, चाहे वो मोमेंटम वनडे कप हो, चाहे वो CSA प्रोविंशियल टूर्नामेंट्स हो, हर जगह पे ये इनका होम ग्राउंड है। हालांकि बहुत खास तो रिकॉर्ड नहीं है उस तुलना में, लेकिन ठीक ठाक है। उसके बाद दो नाम और यहाँ पे जुड़े हैं, यसीन वाली और जिहान क्लोड, जो अभी तक इस सीजन में खेले नहीं हैं। बॉलिंग में उस तरह से बताने लायक कोई है नहीं, क्योंकि बॉलर्स बदलते रहते हैं। तो ये है पूरी तरीके से रिकॉर्ड्स जो पिछले सीजनों में हुए हैं। इस सीज़न का एक मैच मैंने आपको दिखाया इस ग्राउंड पर, जो कि पहला मैच मैंने आपको दिखाया था वॉरियर्स और टाइटंस के बीच में। तो चीज़ें आई होप आपके लिए काफ़ी मतलब समझने लायक हो गया है। अभी ये गए रिकॉर्ड्स की बात, ठीक है। अभी हमें करेंट फॉर्म के बारे में भी थोड़ा आइडिया चाहिए, है ना। तो इस सीज़न में 2-3 मैचेस ऑलरेडी हुए हैं, 3 मैचेस हुए हैं। तो क्या क्या परफॉर्मर्स रहे हैं दोनों टीमों के होकर देख लेते हैं। वॉरियर्स के होकर क्वेश्चन ने 1 अर्धशतक लगाया है, 38 अभी तक औसत चल रहा है उनका। मैथ्यू ब्रेड्स, इनका नाम अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन 2 अर्धशतक वो ऑलरेडी लगा चुके हैं 6 इनिंग्स में। उसके बाद लेसीबा एंजॉय पे, जो पिछले मैच में खेले थे, अच्छी पारी खेली थी। यसीन भाली, इनके भी 2 अर्धशतक लग चुके हैं। लायंस के होकर ये कुछ रहे हैं। जोशुआ रिचर्ड्स, इनके बारे में मुझे कुछ चीज़ें बतानी है। पिछले मैच में इन्होंने खेला था और एक शतक लगाया था, और वो भी डे 4 में। वो भी मतलब एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप किया था उन्होंने डोमिनिक हेनरिक्स के साथ, और मैच जिताया था। तो वो एक रिकॉर्ड कोई था, शायद 10 साल पुराना कोई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। उसके बाद रायन रिकल्टन, डोमिनिक हेनरिक्स। बॉलिंग में मर्सेल यानसन, नाबे जो क्लिप कोबरा से साइंड हुए हैं इस सीज़न, सिबोतो और मगाला। तो ये है पूरी चीज़ें, और ये अभी तक ये है जो अभी तक अच्छा करके आए हैं तीनों मैचों के बाद। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो अभी तक देखिए दोनों टीमों का कोई स्क्वाड मुझे मिला नहीं है। वॉरियर्स का सोशल मीडिया हैंडल तो लगभग 6 महीने से इनएक्टिव पड़ा हुआ है, और लायंस ने भी कोई अपडेट नहीं करा है, तो बताया नहीं जा सकता। तो पिछले मैच के जो प्लेइंग 11 थे उसी हिसाब से ही मुझे बताना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो पिछले मैच में ऐसा था, रिचर्ड्स और डोमिनिक हेनरिक्स ओपनिंग करें, और डोमिनिक हेनरिक्स कैप्टनसी भी कर रहे हैं इस मैचेस में। और उसके बाद रिकल्टन, मार्शल, मल्डर, पोटगाइटर, रापुलाना, सिबोटो, मगाला, फंगिसो, बोकाको, ऐसा है। इनके टीम में सॉरी, सिर्फ रिकल्टन को छोड़ के बाकी के सारे जो प्लेयर्स हैं ना, ये सब के सब बॉलिंग कर सकते हैं, सब के सब। अभी किनको बॉलिंग दी जाएगी वो अलग बात है, बॉलर्स के अलावा ऑफ कोर्स, लेकिन ये सभी के पास बॉलिंग करने की एबिलिटी है। और अपने सीज़न में कहीं ना कहीं किसी न किसी मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी कराई हुई है और विकेट भी निकाले हुए हैं। अभी बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। जोशुआ रिचर्ड्स, इनका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में ये बहुत ही कंसिस्टेंट स्कोरर रहे हैं। पिछले मैच पर जब रीज़ा हेंड्रिक्स, रसन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तब इनको मौका दिया गया, और वहाँ पर भी उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली। तो फॉर्म पे तो ये है, ठीक है। अंडर प्रेशर जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी डोमिनिक हेनरिक्स के साथ, वो काबिल तारीफ है। डोमिनिक हेनरिक्स हालांकि इस सीजन में अगर उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2 शतक है अभी का, और कोई अर्धशतक नहीं है, ठीक है। तो थोड़े से मतलब हिट और मिस टाइप हैं, अभी तक गए हैं, लेकिन हाँ लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट के लिए बहुत ही एबल प्लेयर हैं ये। मैच को बचा के भी खेल सकते हैं और हिट भी कर सकते हैं। उसके बाद रायन रिकल्टन, पिछले सीजन में काफ़ी अच्छे फॉर्म पर थे मोमेंटम वनडे कप में, मैं इतना ही बता सकता हूँ। बाकी लॉन्गर फॉर्म में मुझे इनका कुछ खास तो मिला नहीं है कभी भी। मार्शल एक और प्लेयर है, मौका अभी तक ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन इनके पास भी एबिलिटी है बड़ा कुछ करने का। स्मॉल लीग में मत लो, लेकिन बड़ी लीग में आप इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। मल्डर, पोटगाइटर, ये दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। मल्डर के हिट रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, और पोटगाइटर के हर तरफ से अच्छे रिकॉर्ड्स हैं डोमेस्टिक सर्किट में, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो। और इन दोनों को आप मिस नहीं कर सकते, स्पेशली स्मॉल लीग में, स्पेशली ऐसे इनकाउंटर में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रन्स काफ़ी कम बनते हैं, ठीक है। मतलब हर मैच पे नहीं हो, लेकिन ऑन एन एवरेज कम ही बनता है। तो ऐसे प्लेयर्स जो बॉलिंग भी पूरा करेंगे और बैटिंग भी कर सकते हैं, ये आपके लिए आज के मैच में सिर्फ मस्ट हैव नहीं, हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस ही बन जाए। और उस सूची में मल्डर और पोटगाइटर तो आते ही है, क्योंकि वैसे भी ऑलराउंडर से इसमें लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद रापुलाना ठीक ठाक है, अभी तक कुछ खास तो करा नहीं है उन्होंने। मालूसी, सिबोटो, मगाला, बोकाको इनके मेन पेसर्स होंगे। सिबोटो मस्ट हैव है, इनके सारे रिकॉर्ड्स हैं, फॉर्म भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी भी कर सकते हैं, टिक्के भी खेल सकते हैं, अर्धशतक भी लगाया हुआ है इस फॉर्मेट में। सिसंदा मगाला, ये अपने पुराने घर के अगेंस्ट में खेलने आ रहे हैं आज के मैच में, और ये इनका पुराना घर है, ठीक है। पुरानी टीम है वॉरियर्स और पुराना घर है ये, ठीक है। उसके बाद आरन फंगिसो,
इनके मेन स्पिनर होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉन्गर फॉर्मेट में खास कुछ उनका परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए तीसरे चौथे दिन में स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ी टीम को, जो कि ऑफकोर्स पड़ने तो वाली है, तो आरन फर्ग्यूसन तो होंगे ही, साथ में यहाँ से डोमिनिक हेनरिक्स, यहाँ से जोशुआ रिचर्ड्स में से किसी एक को या फिर दोनों को ही आप बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। तो इसीलिए जोशुआ रिचर्ड्स और डोमिनिक हेनरिक्स को ना आप एज ए बैटिंग ऑलराउंडर भी कंसिडर कर सकते हैं आज के मैच में। ठीक है, ये पकड़ के चल सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी इनमें से कोई एक या दोनों ही आपको स्पिन बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं वॉरियर्स की बैटिंग में और प्लेइंग 11 पर। तो इनके लिए ब्रेड्स और एडी मोर ओपनिंग करेंगे, उसके बाद वाली, रूडी सेकंड, वियम लुब्बे, क्वेचेल, एंजोय पे, मर्सेल यानसेन, नाबे, मार्सेलो पाइट और बाशिरो डीन वॉल्टर्स। इनमें से बात करी जाए, देखिए ब्रेड्स के ने इस सीज़न में 2 अरसे तक लगाए हुए हैं 6 इनिंग्स में, सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, इतना ही मैं बता सकता हूँ। बाकी इनसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद मैं नहीं रखता जितना इनसे मुझे एक्सपीरियंस है पिछले 2-2.5 साल में। एडी मोर पोर्ट एलिजाबेथ में आप इनको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाए, लेकिन अगर दोनों इनिंग्स मिलाकर 60-70 के आसपास भी स्कोर बना देते हैं तो क्या पता इस ग्राउंड पे आपके लिए काम पे आ जाए। यसीन वाली उसके बाद बहुत लोग इग्नोर करने वाले हैं, आप भी स्मॉल लीग में चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बड़ी लीग के लिए अच्छे पंट बन सकते हैं, ये ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके। उसके बाद रूडी सेकेंड, वियन लुब्बे, ये पहले लायंस के होकर खेलते थे, अभी तक खास कुछ करा नहीं है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं। और क्योंकि टीम के पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, तो वियन लुब्बे, यहाँ से एंजॉय पे, यहाँ से एडी मोर, इनके लिए स्पिनर्स का जो ऑप्शन है वो पूरा करेंगे, अगर कोई स्पिनर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है तो। वैसे तो टीम के पास सेपो एंटोली के नाम के एक स्पिनर तो है, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो ये। ठीक है, देखिए लाइनअप का इशू हो सकता है लाइनअप आए या फिर नहीं आए, या फिर आखिरी 1-2 मिनट में आए, तो उसके बाद आप मुझसे ज़्यादा कोई अपडेट की उम्मीद नहीं रख सकते अगर इतना लेट आता है। अगर पहले आ जाता है तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो कि किसको लेना है, किसके जगह पर लेना है, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टॉस के बाद क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें, तो आप ज्वाइन हो सकते हो वहाँ पर, सब कुछ फ्री में है और सब कुछ आप ही के लिए है। उसके बाद क्वेशल, सारे रिकॉर्ड इनके नाम पे है और बैटिंग से सबसे बड़े वाले पंट आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेसी बाय एंजॉय पे, ये भी पिछले मैच में मौका इनको मिला था, बॉलिंग से भी विकेट निकाला था, बैटिंग में भी फॉर्म इन्होंने दिखा था, पिछले सीजन में मोमेंटम वनडे कप में भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर ये थे। ठीक है, इनके पास भी एबिलिटी है बड़ी इनिंग्स खेलने का। पिछले मैच में आपको शायद याद होगा एमगी के बारे में, उसी तरह का रोल ये भी निभा सकते हैं। उसके बाद मार्सेल यानसेन मस्ट हैव है, आप इनको मिस नहीं कर सकते, विकेट तो विकेट निकाल ही रहे हैं और इनके पास भी बहुत ही अच्छी बैटिंग करने की एबिलिटी है, तो सही चॉइस है आपके लिए मस्ट हैव बनने के। और शायद आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो, यहाँ से मार्सेल यानसेन और ऊपर मैंने जो बताया मानो से सिबोटो। उसके बाद नाबे, मार्सेलो पाइट, बाशिरुद्दीन वाल्टर्स। बाशिरुद्दीन वाल्टर्स एज ए बॉलर आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक है, बॉलिंग से विकेट निकालने की एबिलिटी इनके पास है और काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और किसी भी दिन पे किसी भी स्टेज में ये विकेट निकाल सकती है और बंचेस में विकेट निकालने की एबिलिटी है। बाकी बैटिंग से आप इनसे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर, लेकिन बॉलिंग ये बहुत ही अच्छी कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स अभी हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज तो हाई है, लेकिन वो खेलेंगे नहीं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर साउथ अफ्रीका की टीम से जुड़े हुए हैं। तो जो प्लेयर्स खेलेंगे भी और सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई है या फिर डेडलाइन से पहले हाई हो सकता है, उसी हिसाब से ब्रेड्स के और वियन लुब्बे इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई होगा और ये सेफ़ है। उसके बाद एडी मोर और रूडी सेकेंड, रिस्क लेना है तो एंजॉय पे बॉलिंग भी कराएंगे, याद रखना। और अगर लो स्कोरिंग इनकाउंटर होता है, अगर ये समझ लीजिए बैटिंग से दोनों इनिंग्स मिलाकर 30-40 रन बना देते हैं और बॉलिंग से 2-3 विकेट निकाल लेते हैं, जो कि इनके पास एबिलिटी है निकालने का, आखिरी मैच में 3 विकेट निकाल के आ रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। उसके बाद सीरे क्वेश्चन, मार्सेल यानसेन मस्ट हैव है, स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। मुझे लगता है अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करके नहीं देता तो ये तो सर्टेनली आपको कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके ज़रूर देंगे। उसके बाद नाबे, लायंस के होकर रिकल्टन और पोर्टगाइटर सेमेस्ट्रिक में है, पोर्टगाइटर मस्ट हैव है, पोर्टगाइटर यहाँ से मल्डर मैंने बता दिया है। उसके बाद डोमिनिक हेनरिक्स, सिबोटो, मगाला और यहाँ से जोशुआ रिचर्ड्स, इनमें से सिबोटो बैटिंग भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। तो अभी एक बार देख लेते हैं किस तरह से आप ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, थोड़ा सा वॉरियर्स के अगेंस्ट में ही मैं बना रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड्स उनके ग्राउंड पे बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैंने क्या किया है, मार्सेल यानसेन को रखा है, सिबोटो, ये दोनों मस्ट हैव हैं, ये दोनों भी मस्ट हैव हैं, यहाँ से एडी मोर मस्ट हैव है, क्वेशल मेरे पंट, डोमिनिक हेनरिक्स मस्ट हैव है और रिचर्ड्स मेरे पंट। कीपर में रिकल्टन का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, अगर आप चाहो तो रूडी सेकेंड को भी ले सकते हो, यहाँ पर मेरे लिए कुछ खास रेफरेंस वगैरह नहीं है।
बसीरुद्दीन वाल्टर्स और मगाला मुझे सोलली बॉलिंग से पॉइंट देंगे। ठीक है, अभी जो भी मतलब समझ लीजिए पहले 1-2 दिन में बॉलिंग आ जाती है, दोनों की आएगी शायद, तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। एनजॉय पे एक बहुत ही सही ऑप्शन बन सकते हैं, आखिरी मैच में रन भी बनाया है, दोनों ही इनिंग्स में रन बनाया था उन्होंने, एक में 52 एक में 38, और बॉलिंग भी करेंगे पूरा। ठीक है, एडी मोड तो है ही जो मैंने बताया आपको। सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से काफ़ी लोग ब्रिट्स के साथ जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन थोड़े सी इनकन्सिस्टेंट टाइप है, इसीलिए मैं इनिशियली नहीं रख रहा, लेकिन अगर मुझे बाद में लगे तो मैं ले लूँगा, याद रखना सेफ है। उसके बाद वीएन लुब्बे, ये भी ऑलराउंडर ही है, लेकिन मुझे स्पेस नहीं मिल रहा, और अगर मुझे स्पेस निकालना है तो मुझे इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करना होगा, जो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पंट हैं और इसीलिए मैं लग रहा हूँ। बाकी वीएन लुब्बे ऑलराउंडर है, याद रखना। और यहाँ पे स्मॉल लीग में लेने लायक कोई नहीं है, लेकिन बड़ी लीग में आप मार्शल के साथ बिल्कुल ट्राई एक बार कर सकते हो। कीपर सेक्शन में मुझे कुछ खास प्रायोरिटी नहीं है, और सिलेक्शन परसेंटेज डिकल्टन का हाई है, इसीलिए उनको मैंने रखा है। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लगता खास बताने के लिए है। आरोन फंगीसो, इनको रख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इनके भी रिकॉर्ड नहीं रहे, लेकिन स्पिनर है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी शायद कर लेते हैं, तो इससे आपके काम पे आ सकते हैं, बाकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड के बेसिस पर मैंने यहाँ पर सिर्फ ये 2 प्लेयर्स को रखा है, और यहाँ से ये 3। ठीक है, बाकी किसी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको थोड़ा सा रैंडम सिलेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लक के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए ये मैच बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा। पिछले मैचेस में तो हमारे पास पूरी तरीके से स्क्रिप्ट की थी कि क्या क्या करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है आपका लक चलना ज़रूरी है। अगर सेक्रीफाइस करना है तो बैट्समैन को ऊपर करना, क्योंकि बॉलर्स स्पेशली जो बैटिंग कर सकते हैं, ऐसे बॉलर्स तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो कैप्टन भास्कर ने चॉइस की बात करें तो ऐसे प्लेयर्स जो आपको दोनों इनिंग से पॉइंट दे सकते हैं, ये आपके लिए सेफ हो सकते हैं। बैट्समैन सेक्शन में एडी मोड, जेन्युइनली बॉलिंग तो ये करवाएंगे ही, बैटिंग में ठीक ठाक रिकॉर्ड्स है। उसके बाद पोर्टगाइटर, मल्डर, और यहाँ से सिबोटो, मार्शल जॉनसन। ठीक है, डोमिनिक हेनरिक्स और रिचर्ड्स भी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं करेंगे या नहीं, लेकिन करने के चांसेस पूरे पूरे हैं, बाकी बैटिंग से तो अच्छे फॉर्म पे है ही। लेकिन ये जो ऑप्शन है मोर, पोर्टगाइटर, मल्डर, सिबोटो और जॉनसन, ये जेनुइनली आपके लिए एज एन ऑलराउंडर काम पे आ सकते हैं, तो इनके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, और पंट के तौर पर ये मैंने बताया है, इसके सिवाय भी क्वेशियल का ऑप्शन है, अगर आप चाहो एज वाइस कैप्टन ही सही, लेकिन ट्राई कर सकते हो। लुब्बे एक ऑप्शन है जो कि ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे, याद रखना, और लेसिबा एंजॉय पे, तो ये सारे ऑलराउंडर्स हैं, इनको आप एज ऑलराउंडर कंसिडर करें तो बेटर। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाए, अगर लास्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है इंक्लूडिंग प्लेइंग 11 या फिर ऐसा कुछ, तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आपके लिए है। तब के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।